नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने पहले रामनवमी की शुभकामनाएं दी, इसके बाद अपनी अपनी बात भी शुरू की। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे देश में फैल रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान दुखी है, बीजेपी पार्टी की हर बातें झूठी है, जो सपने दिखाए वो भी अधूरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। डॉली शर्मा का मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग से होगा, जो गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। 2019 में बीजेपी के जनरल वीके सिंह ने लगभग 7,48,000 वोट से गाजियाबाद से जीत हासिल की थी। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दों के बारे में ना प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी बात कर रही है। आगामी चुनाव में सीटों की संख्या को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि बीजेपी 180 सीट जीत जाएगी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि बीजेपी 150 सीट पर भी सिमट जाएगी। ये आरोप, आज ये बयानबाजी हमें देखने को मिली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से किया गया, और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको ये बयान सुनाते हैं। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। मनीष तिवारी, नेता बीजेपी, जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका डेली 24 भारत पर। और हमारे साथ दीप चंद्र राठौर, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। दीप चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत करूंगी। राठौर साहब, आपके पास ही आऊंगी सबसे पहले। संविधान को बचाने की लड़ाई, आरएसएस की मानसिकता, कई तरह के आरोप। ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से बीजेपी है वो संविधान खत्म हो रहा है? हमेशा से आप लोगों की तरफ से या फिर राहुल गांधी हमेशा से कहते आए हैं अपने हर बयान में, हर कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं, कि ये संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय सुरभि जी, डेली 24 भारत आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये चुनाव एक विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ संविधान है, एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान के लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी को होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी पर बात करना ही नहीं चाहती है। और जिस तरह अभी आप बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की और उन लोगों को जो हाशिए पे है, जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे। हमारा, आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें साफ लिखा है कि जिन बेटियों का यौन शोषण होता है, सारा संरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी उनको देती है। हमारे मैनिफेस्टो में छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांगते हुए शहीद हो गए, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मैनिफेस्टो पे छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जिनकी मनमानी तुगलकी फरमान के कारण उनके धंधे बंद हो गए। हमारे मैनिफेस्टो में छाप है उन सेना के जवानों की, जाबाज सैनिकों की जो सरहद पर
बैठकर इस देश की रक्षा करते हैं, जिसके लिए देश के विदेश मंत्री कहता है कि हमारी छोटी इकोनॉमी की है और 3 बड़ी इकोनॉमी है। देखिए सुरभि जी, मैं 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो है उस पर भी बात बताना चाहूंगा। जो मोदी जी की गारंटी होती है वो चाइनीज गारंटी होती है। 2014 के अंदर मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या लिखा था, पेज नंबर 5 पर लिखा था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे। क्या क्या इन्होंने इलेक्ट्रल मोड लेकर आगे। दूसरा पेज नंबर 6 पे लिखा था कि रुपए को मजबूत करेंगे डॉलर की तुलना से। आज रुपया 54 रुपए से बढ़ाकर उन्होंने 86 रुपए कर दिया। पेज नंबर 8 पे लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे। मणिपुर में हमने और आप सब लोगों ने देखा है किस तरह हमारी बहन बेटियां नग्न अवस्था में घूमती है और इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री मणिपुर का मैं का शब्द नहीं बोल पाता है। और पेज नंबर 15 के 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने लिखा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। तो आप ये बताइए आपने कितनी 100 स्मार्ट सिटी बनाई। उन्होंने ये कहा था 2014 में, अभी तक कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज किसानों की आय दुगनी छोड़िए, बेचारा उनको जब अपना हक मांगते हैं तो उन पे लाठीचार्ज करते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी वादे करती है चुनाव से पहले वो उन वादों को पूरा नहीं करती, यही कहना चाह रहे हैं आप कुल मिलाकर, ये जुमले होते हैं सुरभि, सारे जुमले वादे होते हैं और जनता आपकी बात देख चुकी है। और आने वाले 2024 के अंदर लोकसभा को इनको पता चल जाएगा जो इन्होंने 10 साल में गरीब किसान और मध्यम वर्ग के साथ जो उन्होंने व्यवहार अत्याचार करा उसका आरोप इनको लगेगा और उनको पता चलेगा। ठीक है राठौर जी, मैं इसका जवाब लूंगी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, अभी आपने सब सुना ही होगा। जाहिर सी बात है सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दरमियान दोनों ही नेता संविधान को बचाने की बार बार बात कर रहे थे। अभी कांग्रेस नेता कहते हैं कि बीजेपी जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है, इन तमाम मुद्दों से आप लोग बचते हैं, इन पर आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, भटकाते हैं जनता को। ये आरोप है उनकी तरफ से। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो जोड़ी है जो कल गाजियाबाद में डॉली शर्मा जी के संदर्भ में प्रचार प्रसार में ये जोड़ी सामने आई थी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये जोड़ी सर्वप्रथम सबसे पहले जनता ने नकार दिया था। पहले ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे। ये बात हमारे महोदय जो राठौर जी हैं इन्हें भी अच्छे से पता होगा। और ये दोबारा से ये ऐसी गठबंधन है कि ये मजबूरी के एक सौदे को अपने आप में डील करते हैं कि चलो जी मेरा भी सामान नहीं बिक रहा है, आपका भी सामान नहीं बिक रहा है, जैसे हम दोनों मिलके एक व्यापारी बन जाते हैं। क्योंकि इन्हें समाज सेवा करने के लिए नहीं आते, ये पारिवारिक व्यापार चलाने के लिए आते हैं। इनका जब भी संगठन आप देखिए उठा के, जो शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा इनके खानदान से ही कोई ना कोई रहता है आज तक। चाहे आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार को देख लीजिए, चाहे आप जो है राहुल गांधी जी के परिवार को देख लीजिए, शीर्ष नेतृत्व हमेशा यही नेतृत्व करते आए हैं। आप हमारे मोदी जी के ऊपर बात करते हो, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बात करते हो, वहां पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका शीर्ष नेतृत्व पे कोई अपना उसका सगा बैठा हो। यहाँ पे आपके अंदर काबिलियत है तो आप एक बूथ अध्यक्ष से लेके आप प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला तक भी बन सकते हो। इतनी इस भारतीय जनता पार्टी में छूट मिलती है। और समाज सेवा के प्रति जो है कि कर्मठ होने की आपको जरूरत है। आपका मैंने वीडियो देखा, इस वीडियो में संबोधन करते हुए हमने माननीय राहुल गांधी जी को संबोधित करते हुए देखा, इलेक्ट्रॉल के घोटाले की बात करते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इतनी छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आती है तो ये देश स्तर की राजनीति कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो माननीय मोदी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही पहले ये बता दिया है कि इसका पूरा ट्रेंड है, ये किसी तरीके का घोटाला नहीं है, किसी तरीके की चोरी नहीं है। अगर चोरी होती या घोटाला होता तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं बनता। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और माननीय मोदी जी हमेशा केवल विकास की बात करते हैं। आज तक कोई भी आरोप घोटाले के संदर्भ में माननीय मोदी जी क्या किसी एक पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर भी नहीं। हमारा मुद्दा फिलहाल आज का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिक्र किया गया है, जाहिर सी बात है इस बात को यहीं पे खत्म करिएगा। क्योंकि जो कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं ना बार बार कि आप लोग बेरोजगारी से बचते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, महंगाई के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। जो ये आरोप है कि 10 साल में अगर दोनों बारी चुनाव हुए, 2014 में हुआ, मैनिफेस्टो जो आप लोग लेकर आए उसके हिसाब से कोई काम नहीं किया जब चुनाव जीते। 2019 में जो आप लोग मैनिफेस्टो लेकर आए, जब फिर से 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने तो उस दौरान भी जो मैनिफेस्टो था उसके हिसाब से आप लोगों ने काम नहीं किया, जो सपने दिखाए जनता को वो पूरे नहीं किए। ये कांग्रेस का आरोप है, इस पे जवाब दीजिए।
जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है और मैं इस बात का खंडन करता हूँ। बिकॉज जो भी हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही काम हुआ है। हमारे मैनिफेस्टो में जो बीजेपी का मूल दायित्व है, बीजेपी का जब हम लोगों बीजेपी का जब गठन हुआ था, तब से ये कई सारे मुद्दे थे, विकास और साथ ही साथ में जैसे हमारे देश का अभिन्न अंग था जम्मू कश्मीर, वहां पे भी धारा 370 हटने की बात चलती थी, निरंतर लगातार चलता था। हमारी देश की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, हमारी बहनें बहुत प्रताड़ित हुआ करती थी तलाक जैसे शब्दों से। 3 शब्द बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, और उनका घर बिखर जाता था। ऐसी चीजों पे जिस पे निर्णय लेने का कोई भी छूट नहीं होता था, आज वहां पे 3 तलाक जैसी चीजों को हटाया गया, धारा 370 जैसी चीजों को हटाई गई। हमारे देश में विवादित चीजों को भी एक सहमति के साथ राम मंदिर जैसे विषय को भी समाधान किया गया। रही बात विकास की, रही बात इंफ्रा डेवलपमेंट की, तो बिल्कुल एक बात सत्य है कि जहां आज भी के स्पीच में मैं फिर वापस वहां जाता हूं कि जहां राहुल गांधी जी ने ये बोला, हम गरीब परिवार का लिस्ट बनाएंगे, 8,000 रुपए उन्हें हम जो है कि उनके खाते में डालेंगे। ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब ये दर्शाता है कि आप अभी भी लोगों को गलत आदत लगाने की ही चेष्टा कर रहे हो। आप अपने विकास विवेक से विकास नहीं करना चाहते हो, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते हो। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो, आप रोजगार की इतना ज्यादा इंफ्रा डेवलप किया है आज के डेट में। हमारे देश के पूरे कोने कोने को हाईवे से जोड़ दिया है नितिन गडकरी जी ने, हर एक इंफ्रा को डेवलप किया हुआ है। एक से एक अच्छे यूपी के अंदर जो है कि आज के डेट में इंफ्रा डेवलप हो रही है। यूपी के अंदर आज के डेट में बिजनेसमैन जो है कि वहां पे इंडस्ट्रियल आके जो है कि फैक्ट्री लगा रहे हैं। रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है और मैं जो है कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा इंफ्रा डेवलप हो रही है, प्राइवेट सेक्टर्स में इतना ज्यादा उसे बढ़ाया जा रहा है, जहां पर इंफ्रा आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, आपको जॉब मिलेगी, उसके तरीके से बिल्कुल आपको जो है कि आपका रोजगार भी चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल गले में पट्टा डाल के मुझे केवल ये विरोध करना है कि जी मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार, ऐसे कई वीडियो देखे कि जिसमें कि मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। मैं क्या हूँ? मैं एमबीए हूँ। अब एक पत्रकार महोदय मोहतरमा ने पूछ लिया एमबीए का फुल फॉर्म क्या, तो नहीं बता पा रहे हैं एमबीए का फुल फॉर्म क्या है। तो उन्हें चाहिए कॉर्पोरेट में बैठ के जॉब, तो उन्हें कैसे मिलेगा कॉर्पोरेट में बैठ के जॉब? हाँ बिल्कुल, आप राजनीति कर रहे हो, आप एक पॉलिटिकल पर्सन हो, आप ऐसी बात करोगे तो नहीं चलेगा। इंफ्रा कहाँ नहीं डेवलप हो रहा है देश में, हर कोने कोने। तिवारी साहब ये बताइए, अडानी अंबानी का तो आप 1600 रुपए करोड़ कर्जा माफ कर देते हो, तो किसानों का क्यों नहीं कर रहे हो? आप बताइए ना आप मुझे, आप उनका क्यों माफ कर रहे हो? मैं राठौड़ जी एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एमएसपी के बारे में आपको कितनी जानकारी है? क्या होता है एमएसपी? आप बताइए ना, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं लाए? आपके मैनिफेस्टो में है क्या गारंटी? बताइए। नहीं तो आपने महंगाई पे बात करी है, नहीं बेरोजगारी पे बात करी है। जब आप काले कानून लेकर आए थे तो आपने वापस क्यों लिए? बताइए, अगर वो सही थे तो वापस क्यों लिए? आप एमएसपी की बात कर रहे हो, आप एमएसपी की बात कर रहे हो। किसानों के, आप 700 किसानों की शहादत हुई है, आपने देखा 700 किसानों की शहादत में देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता है, और आप यहाँ किसानों के हुमायती बन के बैठे हो। मुझे शर्म आती है तिवारी जी, आप जैसे लोगों के ऊपर जो सही को सही नहीं कहता, गलत के बाद आप गलत के सपोर्ट कर रहे हो। आप देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री का सब सम्मान करते हैं जब, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अकेला देश के हित की बात, जनता की हित की बात नहीं करेगा। तो बताइए जी, आप 2014 के अंदर आपका क्या था? बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे आप? रोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे? जब आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसका आपके मैनिफेस्टो में रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं है, किसानों के ऊपर एक शब्द नहीं है आपके मैनिफेस्टो में। आप सिर्फ अडानी अंबानी के लिए तो 1600 रुपया कर्ज माफ कर रहे हो, और किसानों को आप 1 रुपया भी माफ नहीं कर रहे हो। तो देश आपसे सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? इसका मतलब है कि आपने मैनिफेस्टो सही से पढ़ा नहीं है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। मैं पुनः अपने सवाल पे नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ने की जरूरत है। मनीष तिवारी जी, आपको पढ़ने की जरूरत है। एमएसपी का क्या मतलब होता है? यही विषय है, यही विषय जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप एमएसपी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं तो उन विषय पर चर्चा करने का कोई, आप बताइए। एमएसपी का मतलब कानूनी गारंटी को उसके दायरे में लाना। आप बताइए, आप क्या एमएसपी का मतलब क्या है? बताइए आप मुझे बता रहे हो तो आप बताइए ना, क्या होता है एमएसपी का मतलब? देखिए मनीष तिवारी, झूठे वादे जिस तरह 10 साल से करते आ रहे हो, आपके जितने प्रवक्ता झूठे वादे ही करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब झूठ बोलने लग गया तो प्रवक्ता तो जुमले पत्र पढ़ेंगे आपके।
देखो राठौर जी, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ एमएसपी का मतलब क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि आप भी अवगत होना जरूरी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी का मतलब ये होता है कि किसानों को सरकार क्या सपोर्ट कर रही है, ये पूरा डिपेंड करता है किसानों के ऊपर। अरे किसानों के उपकरणों पे तो आपने टैक्स लगा दिया मनीष तिवारी जी, 28% पे टैक्स लगा रखा है आपने, खाद्य बीज पर टैक्स लगा रखा है, और आप यहाँ किसानों के हित की बात कर रहे हो। बताइए आप जीएसटी लगाई कि नहीं लगाई देश के प्रधानमंत्री ने, बताइए ना। 28% जीएसटी लगी है। चलिए मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ आपसे, आपको जीएसटी आप हमसे मैं दोबारा मुझे जानकारी नहीं पड़ा, आप बताइए ना मनीष तिवारी जी, आप बताइए महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है, रोजगारी के आपने कितने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने युवाओं को रोजगार दिया आपने, बताइए आप। मैं वही पूछ रहा हूँ, कितने युवाओं को रोजगार दिया 10 साल के अंदर। यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो मेरे हिसाब से 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए देश के अंदर। आपने आपके संसद के पटल पे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अभी तक हमने 15 लाख नौकरी दी है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। देखिए झूठे वादे करना किसी चैनल पर बैठकर उसको अवगत नहीं होता है। आप सच का सामना करिए और सच बोलिए कि देखिए प्रवक्ता बनना अच्छी बात है मनीष तिवारी जी, पर सच का वो कहता है सच सच्ची होता है, झूठ झूठी होता है। 2024 के अंदर आपको पता चल जाएगा किस तरह आप काम के ऊपर तो वोट मांग नहीं सकते, आप तो तुष्टिकरण नीति करने वाले हो, कभी अस्सी बेनाम की राजनीति करते हो, कभी मीट मछली की राजनीति करते हो, जो जनमानस के मुद्दे उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते हो। मणिपुर के अंदर देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया, बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं गया वो? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो पाकिस्तान का हिस्सा क्या है मनीष तिवारी जी, बताइए आप। जी वो कांग्रेस का बसाया हुआ हिस्सा है, कांग्रेस की देन है जी वो, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। ये उसको सही करने में समय लगेगा। देखिए आपके चैनल में उन्होंने मान लिया है कि मणिपुर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये देखिए ये है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सही कराया मोदी जी ने, 370 हटाया, उनको से भी हटाएंगे, मणिपुर भी सही करेंगे। नहीं बोल रहे कब करेंगे सर, कब करेंगे? जब हमारी बहन बेटा नगर में घूमती है, देश का सीएम एक शब्द नहीं बोल पाता, देश का गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोल नहीं पाता, और आप हमें शिक्षा ज्ञान दे रहे, कभी राष्ट्रवाद की बात हमें बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ आप वही काम कर रहे हो जो आपको बोला गया है। आप केवल चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, सच्चाई नहीं दबा सकते हो। विषय यही है, मैंने आपसे एमएसपी पूछा, आप सच्चाई तो मनीष तिवारी जी आप दबा रहे हो, आप महंगाई पे बात नहीं कर रहे हो, बेरोजगारी पे आप बात नहीं कर रहे हो। मैंने आपसे पूछा कि 20 करोड़ लोगों की नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। एमएसपी गारंटी पे आपने क्या बोला, बताइए मुझे आप। कानूनी गारंटी दायरे में आनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जब काले कानून वापस लेके आया था, वो ठीक थे कि गलत थे? अगर ठीक थे तो वापस क्यों लिया आप लोगों ने, बताइए आप। मैं आज भी आपको, देश का प्रधानमंत्री काले कानून लेकर आया था ना किसानों के हित के लिए। आज भी किसानों के खाते में 2000 रुपए महीने हर मासिक जो है अरे सर मनीष तिवारी जी, हर महीने 2000 रुपए भेजते हो, और जीएसटी सारे किसानों के उपकरणों पर आपने 35% जीएसटी, किसी पे 28% जीएसटी लगा रखी है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ राठौड़ जी, आप सुनने को तो तैयार हो जाओ। आप जो बोलोगे मैं हर एक चीज पर जवाब दूंगा। जीएसटी के ऊपर जवाब देना चाहता हूँ। देश में सबसे पहला टैक्स अगर मैं बात करूं, यही एक ऐसा कानून आया है जिसमें हर एक आम आदमी व्यापारी बन सकता है। आपको जीएसटी का फायदा अगर ना पता हो तो मैं सरल शब्दों में बताता हूं, और मैं चाहता हूं कि देश की जो ऑडियंस है हमारी, जो डेली 24 भारत से जुड़ी है, जीएसटी के बारे में खास करके वो भी समझे सरल शब्दों में। जीएसटी का मतलब ये होता है कि अगर आज के डेट में मैंने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, अगर उसमें मैंने अगर जीएसटी के 12% दिए, या मैंने कोई गाड़ी खरीदी या कुछ भी खरीदा, 100 रुपए का सामान खरीदा, 12% टैक्स दिया, तो जीएसटी का मतलब ये होता है कि सरकार ये कहती है कि अब आप जब उस सामान को सामने वाले को बेचते हो तो आपको दोबारा उस पर टैक्स नहीं देना होता है। वो 12 रुपए आप जब दोबारा किसी और को बेचते हो 100 रुपए पे, तो आप जब 12% जीएसटी बचाते हो तो दोबारा जीएसटी आपको देने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार जीएसटी देना पड़ता है आपको। मनीष तिवारी जी एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, मनीष तिवारी जी 1600 करोड़ का कर्ज माफ अडानी अंबानी का तो हो जाता है, किसानों का 1 रुपया क्यों नहीं माफ होता, जरा ये भी बता दीजिए आप। उनकी बात पूरी बताइए आप, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए प्लीज, ऐसे मत करिए, एक एक करके बोलिए, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। सवाल करेगा फिर उनको जवाब देना है, और जवाब तो उन्हीं को देना है, बीजेपी की तरफ से वही है, सरकार में तो बीजेपी है ना, तो जवाब वही देंगे, सुन लीजिए। देखिए राठौर जी, आप
केवल सवाल करना चाहते हो कि मैं सवाल पे सवाल करूं, आप जवाब सुनना नहीं चाहते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जो है कि मुझे बोला कि आपको जवाब देना है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सुरभि जी ने सिंपल सी बात बोली कि मुझे जवाब देना है, आप जवाब सुनो सही। जीएसटी को मैं एक फिर सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मान लो आप कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं और मैं एक बाजार से गाड़ी खरीदता हूं, ट्रक खरीदता हूं, मैं 28% जीएसटी देता हूं। 1 लाख की गाड़ी खरीदूंगा तो 28,000 रुपए मुझे जीएसटी देना है, और फिर वही मैं जिस कंपनी में गाड़ी लगाऊंगा और उसका अगर मैंने बिलिंग किया 1 लाख रुपए की, तो उस पर भी मैंने उससे जीएसटी चार्ज करके लिया 28,000 रुपए। वो 28,000 रुपए मेरे जेब में जाएंगे, ना कि मैं वापस गवर्नमेंट को जमा करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 28,000 रुपए जीएसटी के नाम पे सरकार को दे रखा है जब मैंने उस गाड़ी खरीदा। समझ गए? तो 1 लाख की गाड़ी मुझे 70,000 की पड़ी, ना कि मुझे जो है कि वो गाड़ी 1 लाख की पड़ी। तो जीएसटी का मतलब ये होता है, सरल शब्दों में अगर आप समझोगे तो, एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप के लिए जीएसटी से बेहतर जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरा सवाल आप पूछने दीजिए। ठीक है, राठौर जी बोलिए। देश के प्रति मनीष तिवारी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब भी देते जाइए। 1600 करोड़ रुपया कर्ज तो आप अडानी अंबानी का माफ कर देते, तो किसानों का क्यों नहीं करते भाई? जरा बता दीजिए ये भी, उसका भी एक कोई बताइए ना सरल उपाय, बताइएगा किसानों का। अरे मनीष तिवारी जी, यही तो मैंने कहा ना, आपको सच बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। ये देखिए रटी स्पीच मत पढ़िए। अच्छा कह रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि रटी स्पीच आप सारे प्रवक्ता पढ़ते हो भाई। जब अडानी अंबानी का आप 1600 रुपए कर्ज माफ कर देते हो, किसानों जो हमारे देश का अन्नदाता है वो उसका कर्ज 1 रुपए का आप माफ नहीं करते, तो बताइए आप किसानों के हितैषी बन के बैठे हो यहाँ पे। ये लिखित में आपके पास है कहीं? अभी लिखित में है, क्यों नहीं है? नीरव मोदी भी देश से बाहर गया था कार्रवाई। अरे विजय माल्या भी देश से बाहर वो गया। तो सारे भ्रष्टाचारी आपकी सरकार में गए ना भाई साहब, सारे भ्रष्टाचारी आपकी सरकार में। जब देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, देश का प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो देश का जो आपके जितने भी है ये सहयोगी है तो सारे भ्रष्टाचार में वैसे ही लिप्त हैं। बताइए, देश का प्रधानमंत्री अजीत कुमार के बारे में कहता था 700 करोड़ का घोटाला करा, ये अंदर जाएगा, उसका सीएम कहता था चक्की पीसिंग, आज अजीत पवार आपके साथ में। बताइए ना। हेमंत बिस्वा उस पर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, वो आपकी सरकार में आ गया, वो पाक साफ हो गया। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है मनीष तिवारी जी आपके पास? मैं बता रहा हूँ बताइए ना। हाँ, उसका भी उदाहरण दीजिए ना। मेहमान जुड़ गए हैं, मशीन का नाम अपनी बात को जल्दी पूरा करिएगा। एक और मेहमान जुड़े, उनसे भी मुझे एक सवाल लेना है। मेरा एक सवाल है राठौर जी आपसे, कि आज के डेट में विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता कौन है? शायद आप शब्द न ले पाओ, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे आपके लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसे आप स्वीकार करिए कि हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज के डेट में विश्व का सबसे प्रसिद्ध चेहरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये आप गलत बोल रहे हो। देखिए, विश्व वो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका मान सम्मान होता है। अगर जब देश के प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे तो नहीं पूछा जाएगा उनको, कोई नहीं पूछेगा। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, बता रहा हूँ मैं आपको। देश के वो भारतीय प्रधानमंत्री है, इसलिए वो पावरफुल की लिस्ट में आते हैं भाई मनीष तिवारी जी। इंडिया गठबंधन ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपने इमेज। आज वही अरविंद केजरीवाल जो आपको दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया, जो कहीं का नहीं छोड़ा शीला दीक्षित जी को, जो कांग्रेस मुख को सामने जो है जेल कराने की धमकी देते थे राहुल गांधी को, आज वही उनकी मैडम जो है सोनिया गांधी के बगल में बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। क्यों करते हो भाई? मनीष तिवारी जी, कांग्रेस मुक्त का तो अभियान आपने 66 का था। सारे कांग्रेसी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है आज। बताइए, सारे कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है आज की तारीख में। 90% कांग्रेसी नेता बीजेपी में ज्वाइन है। आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह डर दिखा रखा है, इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग कर रखा है, उसके डर से 90% नेता आपके पाले में है आज की तारीख में। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ना, उस दिन ईडी, सीबीआई का भी हम नाच नचा देंगे आप लोगों को। कैसे आप लोगों ने ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करा है। सारे चोर एक जगह खड़ा कर दोगे, वो आज भी खड़े हैं। जब केजरीवाल एक नंबर सीधे बोल देते कि सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, वो फेंक दिया उखाड़ के, आपको जड़ से उखाड़ के फेंक भी दिया। आज फिर वापस वही उसी बंदे के लिए आज सोनिया गांधी जी जो है कि साथ में खड़ी हैं। आपको शर्म नहीं आती है ऐसी पार्टी में पट्टा पहन के बैठते हुए?
आप आइए, आपका भी स्वागत है। आपकी भी जमीर जो है कि आपको जो है कि सुनेगी। मनीष तिवारी जी, शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो देश का गृह मंत्री तड़ी पार, उसको आपने गृह मंत्री बना रखा है, उसको शर्म आनी चाहिए। देश का गृह मंत्री तड़ी पार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी, वो आज देश का गृह मंत्री है, हमें शर्म आती है। एक अनपढ़ देश का प्रधानमंत्री बन रखा है, इसलिए हमें शर्म आती है। उसे यही नहीं पता महंगाई बेरोजगारी पे क्या चीज कहनी चाहिए। इस्तेमाल मत करिए सर, ऐसे शब्द एक प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना आपके हिसाब से आपको सही लगता होगा, लेकिन क्योंकि अगर आप हमारे चैनल में बैठे हैं, एक गेस्ट की हैसियत से बैठे हैं, तो कृपया करके ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए। प्रधानमंत्री को आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, कम से कम उस पद की गरिमा तो रखिए सर। मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात, सुखबीर जी, मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा। देश के प्रधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का गृह मंत्री वो तड़ी पार था। मैं रिपीट नहीं करूंगी, पर इस शब्द का नहीं। मुझे आप मोदी जी की डिग्री दिखा दीजिए। आप सुरभि जी मोदी जी की डिग्री बता दीजिए। मनीष तिवारी जी बताइए आप मोदी जी की डिग्री, वो भी नकली है। इस हिसाब से तो आप कौन से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे वो भी बता दीजिए। मैं राठौर साहब, मैं इस हिसाब से तो राहुल गांधी जी देश के नागरिक हैं कि नहीं, आप यही प्रूव कर दीजिए। इस हिसाब से तो राहुल गांधी जी देश के नागरिक हैं कि नहीं है, आप यही प्रूव कर दीजिए। तिवारी जी, राहुल गांधी जी राहुल गांधी सर, ये आपके लिए भी लागू है कि आप अगर उल्लंघन आप करते हो राठौर जी, तो बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए। राहुल गांधी जी जात से क्या है, धर्म से क्या है, और राहुल गांधी जी देश के नागरिक हैं कि नहीं, आप ही बता दीजिए। तिवारी जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मनीष तिवारी जी, अगर मैं बोलने लग जाऊंगा फिर आप वैसे उठकर चले जाओगे। बोलना मुझे भी आता है, मुझसे बिना बात ही नहीं कर रहे हो। हम सरकार में हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यही बैठेंगे। हम समाज सेवा के लिए आए हैं सर। राठौर जी, विकास की बात है, विकास की बात करें। आप बोलते हो कि हमारी 150 सीटें नहीं आएंगी, आपके जो है कि शीर्ष नेतृत्व के लोग बोलते हैं 180 सीटें नहीं आएंगी, 400 पार सीटें आ रही हैं। आप इस बार भी आप सबके महागठबंधन के सामने भी आप 10 सीट भी नहीं पाने वाले हो, कहीं से कोई भी सीट निकलने वाली नहीं है। चलिए, मैं लास्ट कमेंट मैं इनकी तरफ से लूंगी, राठौर जी की तरफ से, क्योंकि समय फिलहाल पूरा हो चुका है। राठौर जी, आपकी तरफ से लास्ट कमेंट, और प्लीज मुद्दों पर, कोई पर्सनल सवाल नहीं। आदरणीय सुरभि, देखिए आज बीजेपी पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहता है। जैसे पुतिन ने रसिया को करा, हिटलर ने जर्मनी को करा, वैसे इस देश के प्रधानमंत्री वैसा ही काम करना चाहते हैं। जो जनमानस के मुद्दे हैं उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। या तो 80 बेनाम की राजनीति करवा लो भारतीय जनता पार्टी से, या तुष्टिकरण की राजनीति करवा लो। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में साफ झलकता है कि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं। ये अभी तक देखा आपने चैनल मनीष तिवारी जी ने जीएसटी के पूरा आधा घंटा निकाल दिया, लेकिन महंगाई बेरोजगारी मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले। लेकिन 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल देंगे जैसे सरकार बनेगी, राहुल गांधी कहते हैं। ये सब कैसे होगा? अचानक से आप लोगों ने कोई प्लान तो तैयार किया होगा ना, या फिर हम सीधा गरीबी को दूर कर देंगे? ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी प्लान के, बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के आप गरीबी रेखा से सभी को बाहर कर देंगे? ये संभव है? आदरणीय सुरभि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमारी अगर सरकार आती है तो सरकारी नौकरी हम 30 लाख रुपए देंगे, 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। एमएसपी को हम गारंटी कानून के दायरे में लाएंगे। जो नारी न्याय है उसमें सरकारी नौकरी में 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। महंगाई जो उन्होंने बढ़ाई है उनको हम नियंत्रित करेंगे। जो मणिपुर में जिन्होंने अशांति फैलाई उस पर हम शांति लागू करेंगे। और किसानों की जो उन्होंने कर्ज माफ नहीं करे, हमारी जैसी सरकार आएगी हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। और जातिगत जनगणना हम जरूर करवाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। चलिए, शुभकामनाएं आप दोनों को। अब किसकी सरकार आएगी ये तो खैर 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों ही नेता एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। संविधान को खत्म करने की बात कही गई। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है और इस बार जो 2024 की लड़ाई है वो विचारधारा के लिए है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।